अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न पर खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं साथी एंकर यासिर रहमान। नाज़रीन, जैसे जैसे कोरोना वायरस की सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, हमने देखा कि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के हमें फैसले करती हुई नजर आई। मरहलावार इस वक्त लॉकडाउन खोलने की न सिर्फ बात हो रही है बल्कि इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। मुल्क भर में जो हम फ़िज़ाई ऑपरेशन देख रहे थे कि काफ़ी अरसे से मअतल था, उसको भी अब बहाल कर दिया गया है। ताजरों के कुछ मुतालबात सामने आ रहे थे, उनको भी हुकूमत साथ साथ देख रही थी और शरह सूद में अब 1% की कमी कर दी गई है। साथ ही साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि ईद उल फितर की आमद है। इस मौके पर बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों को जाना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिल रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर भी कुछ नरमी की बात की है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने जा रहे हैं और इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। सीटों के दरमियान जो है वो फासला रखा जाएगा, मास्क पहनना लाजमी होगा और केसेस जो हैं, अगर केसेस के हवाले से यासिर हम अपने नाज़रीन को बताना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा रैपिडली तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। नहीं, केसेस तो बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं उसमें। अभी तो जितना से रिपोर्ट होना शुरू हुआ आज से 10 दिन की पहले ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं और अब की देखें आप तो 40,000 के करीब हमारे या उस तक लेकिन केसेस यासिर, पहुंच मेरा चुके हैं। कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि 50,000 से ऊपर तादाद चली जाएगी आने वाले दिनों में, तो उस तरह नहीं है। लेकिन कल जो वज़ीर आज़म ने बात की उसमें उन्होंने कहा कि अभी हम इस हवाले से कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि अभी केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। केसेस तो इंक्रीज़ होंगे और हमने किसी तौर पे भी रिलैक्स नहीं होना। अब जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये दो प्रोविंसेस ने कहा है कि जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी होगी। लेकिन जो हाल उस्मा हमने बाज़ारों में देखा, जो हाल हमने ताजरों के रवैये में देखा कि वो SOPs के ऊपर एग्री करके और जो ग्राउंड रियलिटी थी वो इतनी अनफॉर्चुनेट थी, इतनी बदकिस्मती से मैं कह सकता हूँ कि इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमें मौसूल हुए, इतनी डिस्टर्बिंग सिचुएशन हमने देखी कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे फौरी तौर पे लॉकडाउन की तरफ हम चले जाएंगे जी। अब ये हमने डिसाइड करना है, जो स्टेक होल्डर्स ने उन्होंने डिसाइड करना है। अब ये बड़ा डिपेंड करता है कि लोगों की ट्रेनिंग कितनी है, लोगों को समझ कितनी है, लोगों की परसेप्शन कितनी है, वो मास्क को कितना सीरियस ले रहे हैं। अगरचे मास्क पहनना अब ज़रूरी करार दे दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली इसके साथ फिर कुछ पेनल्टी का भी मामला होना चाहिए कि अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी गाड़ी में कोई बंदा मास्क के बगैर पाया गया तो उसे फौरी तौर पे जो है वो पेनलाइज करना चाहिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसी तौर पे ऐसे पैसेंजर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए जिसने मास्क ना पहना हो। और इसी तरीके से अब ये भी बड़ा मामला है कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बिजनेस के लिए वो रन करते हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो डिस्टेंस रख के लोगों को बिठाना शुरू कर देंगे और वो भी ईद के दिनों में, तो ये भी कुछ सवालात हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनका जवाब सामने आना भी बाकी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती, अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ियों के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने अर्ज़ की कि उनके जहन में एक ही है कि हम 2-2.5 महीने से या 2 महीने से लॉकडाउन का शिकार हैं, हमारी गाड़ियां बंद पड़ी हैं, हमारे पास वसाइल उस तरह से नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन, हमने देखा बाज़ारों में जो मामलात सामने आए कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो अगर उनका रवैया वैसे ही होगा जैसे ताजरों का रवैया रहा है, तो फिर आप खुद सोच सकती हैं कि केसेस में कितना सर जा सकता है। जैसे आपने कहा कि 50,000 या उससे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा होंगे, खदशा था कि ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर ये बेएहतियाती बरती गई तो फिर आप एक्सपेक्ट कर लें कि केसेस ज़्यादा होंगे। बिल्कुल यासिर, और जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, यकीनन काफ़ी अरसे के बाद ट्रांसपोर्ट को खोला जा रहा है और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी इस सिलसिले में बर्दाश्त करना पड़ा है, लेकिन अब भी जो है उन पर भी किसी हद तक जिम्मेदारी आयद होती है। इनफरादी तौर पर भी जो लोग इसमें सफ़र करेंगे उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मास्क पहने और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से अब ये कोशिश की जानी चाहिए कि बहुत ही सख्त किस्म का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं यासिर कि ईद के दिनों में तो वैसे ही ट्रांसपोर्टर्स की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसेस में बिठाया जाए पे लेकर जाएं और ज्यादा किरायों पर लेकर वैसे जाएं। भी आप देखें तो ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो गई और डीजल पे ज़्यादातर ये गाड़ियाँ चलती हैं, तो डीजल तो वैसे भी मतलब 25 रुपये या 30 रुपये तक सस्ता हो चुका है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अब मैक्सिमम एहतियात की तरफ जाएँ। एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी ने मना नहीं किया, मास्क पहनने को किसी ने मना नहीं किया, एहतियात को किसी ने मना नहीं किया। अगर आपने अपनी ज़िंदगी बचा
बचानी है, अपनी मईशत चलानी है, अपना रोज़गार ज़िंदगी चलाना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल मस्ट कर दें। कपड़े का मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो। N95 में इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि उसे मेडिकल जो फर्टेलिटी है उसके लिए कहा जाता है, थोड़ा महंगा भी होता है, तो इसलिए बेहतर ये कि आप बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने के, जो मास्क अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें। और PTV इस हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेज भी चलाता रहा है। मेरे ख्याल चेक रिपब्लिक का शायद ये किस्सा है कि उनकी तादाद पूरे यूरोप में क्यों कम हुई है। उन्होंने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ एक हमने उसूल अपनाया कि हमने मास्क मस्ट कर दिया, जो भी शख्स घर से बाहर निकलेगा वो मास्क पहनेगा और ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ भी ज़रूरी है बताना मास्क के हवाले से कि एक मैं पिछले दिनों एक ख़बर पढ़ रहा था, उस खबर में ये था कि एक शख्स जो था वो वर्कआउट कर रहा था और उसने ड्यूरिंग वर्कआउट मास्क पहना हुआ था, तो वो फिर अचानक से बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, चाइना का शायद ये वाक़या है, तो उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे डायग्नोज हुआ कि उसकी फेफड़ों पे, क्योंकि जो रनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और उसकी वजह से हुआ। तो आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो अल्टीमेटली उस वक्त आप ये ध्यान रख लिया करें तो बहुत रश में ना हो। पार्क्स अगरचे खुल गए इस्लामाबाद और बाकी इलाकों के, एक तो रश ना हो और दूसरा आप फिर वर्कआउट के दौरान या कार्डियक के दौरान या रनिंग के दौरान जो है वो फिर मास्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो रिकमेंड डॉक्टर्स नहीं करते। जी बिल्कुल। दो मौसस मेहमान हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराए देते हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, मारूफ सनतकार बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इक़्तिदार अनवर साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ आएंगे। मिर्ज़ा साहब, ताजरों का ये मुतालबा था कि बिजनेसेस को खोला जाए क्योंकि कुछ मालूम नहीं ये सूरत हाल कब तक रहे, बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा था। अब जबकि हुकूमत ने मुतादिद शोबों को खोल दिया है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन पर आयद की गई थी वो निभाते हुए वो नज़र नहीं आते। किस तरह से देखते हैं आप तमाम तर सूरत हाल को? क्या SOPs को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है या फिर हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी? जी, बड़ा अहम आप और उसमें मैं मतलब कि वो तरह से मैं जवाब, हमारी फैक्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो हुकूमत ने SOPs दी थी और वो मैनेजमेंट सख्ती से उस पर पाबंद है और वो अपने लेबर्स, अपने वर्कर्स को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा रहे हैं जिस हद तक भी हो रहा है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आपने मार्केटों की पिछले 2 दिनों में देखी। लेकिन मार्केटिंग जो होती है वहां पे सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर है। उसकी एक तो वजह ये थी शायद कि ये 1.5-2 महीने लॉकडाउन रहा और लोग फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकले हैं। ईद भी करीब आ रही थी, कुछ लोग मार्च के लिए निकले हैं, कुछ लोग अपनी जरूरत के लिए निकले हैं। लेकिन बहरहाल वहां पे मैं आपसे एग्री करूंगा, SOPs मेंटेन नहीं हो सकी और फिर वो आपने देखा कि एक मासेस थे, लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा छू रहे थे और बहुत सारे लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि उन मार्केटों के जो लीडर्स हैं, जो इंतजामिया है, उन्होंने हुकूमत का साथ देते हुए उन मार्केटों को सील करने के लिए उनका साथ दिया। अच्छी बात। यानी ये बहुत लीडर्स थे जो अपने दुकानदारों का साथ देते थे, सपोर्ट करते थे, उनके लिए लड़ते थे। लेकिन उन्होंने क्यों किए हुए थे, उस्मा मार्केट है, हमारी सदर की बेशुमार मार्केट है, जहां पे उन्होंने कहा कि नहीं आप सील करें और उन्होंने दुकानदार की दुकानें सील कराएंगे, तो एक खुशआइन बात है। फिर साथ साथ फाइन के ऊपर भी अब हमें बतलाया गया, उन्हें जब लोगों को पता चला कि भाई ये फाइन कैन को एज हाई एज 10 लाख रुपए, तो ये लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इसकी कि इतनी सख्ती की जा सकती है उनके ऊपर। और मेरा ख्याल है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप क्योंकि खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इस हवाले से जो कमिश्नर कराची हैं उनके साथ भी आपकी बात हो सकती है कि कैरेट एंड स्टिक जो है उसका फार्मूला अपनाया जाए कि जो बिज़नेस अगर अच्छे तौर पे अमल दरामद करता है और वो SOPs पे मिनवान अमल दरामद करता है और उसके रिजल्ट्स भी सामने आते हैं, फिर उसको रिवॉर्ड भी किया जाए, उसको एक्नॉलेज भी किया जाए और उसे अप्रिशिएट भी किया जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी टेम्पटेशन हो। सिर्फ सज़ा ही दे देना, पेनलाइज ही कर देना, पेनल्टी दे देना, यकीनन ये बात तो ठीक है कि आप उन दुकानों की शटर डाउन कर देंगे, लेकिन साथ साथ उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं मिनवान, ताकि एक लोगों में ट्रेंड आ सके और लोगों में एक ट्रेजेक्ट्री बन सके इसकी।
नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेकंड मरहले में इंशाल्लाह किया जा सकेगा। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब हमसे राब्ते में हैं, डेली बेसिस पे उनसे बात होती है, ठीक है, और बहुत ही मौसर एक इंटरेक्शन है। लेकिन इस वक्त तो हमने रोकना ज्यादा हमारे लिए अहम है कि वो बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं इक़्तिदार अहमद साहब को यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा। इक़्तिदार साहब, बताइएगा, ये जो भी पिछले दिनों मामलात हुए हैं सारे, जिसमें कि ये गवर्नमेंट को एश्योरेंस दी गई थी कि SOPs को फॉलो किया जाएगा, और उसके बाद जब दुकानें और बाकी बाज़ार वगैरह खोले गए हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल कोरोना नाम की तो कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क के अंदर। और जो मामलात हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ निगेशन है कि ये कोरोना कोई चीज़ भी नहीं है, वैसे ही एक ज़हनी तौर पे एक ट्रॉमा सा बन गया है, तो जो है वो अपनी लाइफ बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, या मैसेज सही तरीके से लोगों में कम्युनिकेट नहीं हुआ, लोगों ने वो परसीव जो है वो गलत किया है कि ये गवर्नमेंट ने जो एहतियात के साथ इस मामलात को खोलने की इजाज़त दी है वो नहीं की, और इसमें ख़ास तौर पे जो मीडिया है उसने किस हद तक इसको कंट्रोल करने में, इसको हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा किया है। इस पे ज़रा बात कीजिएगा सर। आप सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और खासतौर पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत शुक्रिया कि वो शुरू दिन से ही कोरोना से मुतालिक जो है वो आवाम को आगाही फराहम की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं थोड़ी सी एक कड़वा सच आपको यहाँ बयान करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए। सिंध में जो आपने देखा कि जनाब जब मार्केटें खुली और आवाम को जो जम्मे गफीर मार्केटों में उमड़ आया, उसकी एक वजह यह भी है कि लोग समझते हैं कि जो सिंध हुकूमत के फैसले हैं वो विफाक से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। विफाक ने जब भी कोई एक फैसला किया तो सिंध हुकूमत ने उसकी मुखालफत में कोई दूसरा फैसला कर दिया, तो लोगों को ये लगा कि ऐसा ना हो कि ये जो 4 दिन मार्केटें खुलने का ऐलान हुआ है, कहीं सिंध हुकूमत जो है वो इन मार्केटों को जल्द बंद कर दे। अब फिर दूसरी बात है कि जिस तरह हमने देखा कि हर बार जो है विफाक जब एक फैसला कर देता है तो उसके बाद भी सिंध हुकूमत जो है वो कहती है जनाब हम अपने लिए नेगोशिएशन करेंगे, हम अपनी बात करें। इन दी एंड होता वही है जो विफाक ने किया होता है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि बुध के रोज जो वज़ीर साहब ने ऐलान किया था कि जनाब हम ये मार्केटें खोल देंगे, सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोल देंगे, लेकिन सिंध के अंदर ये हुआ कि जनाब जुमेरात जुम्मा एक डायलॉग चलते रहे, फिर हफ्ते की रात को रात गए डायलॉग चलते रहे, फिर एतवार के रोज सिंध असम्बली बुला के वही बात कर दी गई जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहले उससे कर चुके थे। तो एक तासुर ऐसा मिलता है लोगों को कि शायद सिंध कोई ऐसा फैसला ना कर दे कि जिससे वो शायद ईद की शॉपिंग करने से रह जाएं, शायद वो जो दूसरे मसाइल हैं उनकी नजर हो जाएं। लोग समझते हैं कि जनाब जो शुरू में तो सिंध हुकूमत ने बड़ा क्रेडिट लिया जनाब। आप सिंध की बात करें इक़्तिदार साहब, सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर जो बड़े शहर हैं वहां पर भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। इस्लामाबाद के जो बड़े मॉल्स हैं वहां पर भी हमने यही सूरत हाल रखी। खास तौर पर जो ब्रांड्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में एक बहस छिड़ी हुई है एंटी लॉकडाउन के हवाले से और प्रो लॉकडाउन के हवाले से। हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि मरहलावार अब हम लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। इन हालात में इक़्तिदार साहब आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? क्या हम इस नरमी के मुतहम्मिल हो सकते हैं जबकि लोगों में ये खतरनाक रुझान पाया जा रहा है, अवेयरनेस है, लेकिन इसके बावजूद वो इसको संजीदगी से नहीं ले रहे? अमल दरामद नहीं है जी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, यहाँ ये बात करना बहुत जरूरी है कि जो कराची का लॉकडाउन है वो शहर वो मुल्क के दूसरे शहर से जरा मुख्तलिफ है। कराची में बहुत पहले लॉकडाउन शुरू हुआ और दूसरे शहरों में बहुत बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, और यहाँ पर जो एक आम आदमी है वो इस शशो पंच का शिकार है। मिर्जा अख्तियार बेग भी साथ बैठे हैं कि शायद जो फैसला विफाक करे उस पर बहुत देर बाद जो है उस सिंध में अमल दरामद हो। तो एक ये जरा सी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग की आप बात करेंगे तो कल एक ऐसी बात हो गई है खासतौर पर सिंध और कराची में कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। मैं उस मजहबी मामले का जिक्र नहीं करना चाह रहा, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया है। डील करना जो है वो शायद आया नहीं सिंध हुकूमत को सही तरीके से। लेकिन अब भी बात यह है कि अगर आपका एक स्टैंड है, ये मजहबी से ज्यादा फिरका वाराना मामले से ज्यादा इक़्तिदार साहब ये इनफरादी जिम्मेदारी का मामला बनता है। इसको हम किसी फिरके से नहीं जोड़ सकते। जिसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, वो किसी फिरके से किसी मजहब से उसका ताल्लुक इस हवाले से नहीं। देखिए, अब ये बात लोगों को बतानी पड़ेगी कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत जरूरी है और आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपने मतलब कोरोना के अगर हम कहें कि जिंदगी बदल गई है बिल्कुल ऐसी जो किसी वाकये के बाद जब आप किसी बीमारी का शिकार हो जाएं तो आपको एहतियात करनी चाहिए। कोरोना के बाद जिंदगी का जो आपकी नाम है, जो रहन सहन है, जो चीजें, एक तो आप चाहें तो अपने कपड़ों की कलर का मास्क बना लें,
जिस तरह का सूट हो उस किस्म का मास्क हो, ये आई हुई बात। और दूसरी बात ये कि अब हैंड शेकिंग से, गले लगाने से, बात करने से अब जो जिंदगी का फासला है ना, और वैसे ही हमारा दीन तो ये कहता था कि जनाब सफाई नेफ्स ईमान है। तो अब लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आप जितना अपने आप को साफ रखेंगे, इसका मतलब अपने घर वालों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सेफ रखेंगे। और अब ये बात जरूरी हो गई है कि आपने इसको हमेशा याद रखना है। इख्तियार साहब आपके पास वापस आते हैं, मैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब को इन्वॉल्व करूंगा। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, 8% पे आ गया जी एसपीपी डिस्काउंट रेट, 100 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है और तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर 5.25% को कम कर दिया गया है। बहुत अच्छी खबर है एक बिजनेसमैन के लिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कि उसे कॉस्ट ऑफ जो फाइनेंसिंग है वो कम कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अब बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनली। क्या हिंड्रेंसेस और क्या चैलेंजेस अब आपको आ सकते हैं बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, कि अब पैसा भी तो बैंक से लेना है ना, तो उसके अंदर, और ख़ास तौर पे चले इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो आसानी होती है, उसके पास तो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो बैंक को मॉर्गेज करा सकता है। एसएमई सेक्टर जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से अब इस वक्त जो है मुतासरा सेक्टर बनता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत को, स्टेट बैंक को मज़ीद क्या करना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट कम किया गया है, इसका जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है वो बिजनेसमैन को पहुंचे और हर सूरत पहुंचे, ताकि उसका जो फायदा है फिर अल्टीमेटली वो हमें स्टिमुलस के तौर पे नजर आए, ये जो मार्कअप कम किया गया और इकोनॉमी हमारी चल पड़े। देखिए, ये बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी देरीना मुतालबा था कि स्टेट बैंक पॉलिसी की रेट को सिंगल डिजिट लाए आप। ये बड़ा के जो उस तरह से लैंडिंग रेट 15-16% हो गए थे, उसमें ना तो कोई नई सनत लग रही थी, ना एक्सपेंशन हो रहे थे, बल्कि एक्सपोर्टर सनतकारों के लिए जो लोन लिए हुए हैं उनकी सर्विसिंग और उनके मार्कअप की सर्विसिंग एक बहुत बड़ा मसला था। कॉस्ट तकरीबन डबल हो गई। लिहाजा ये जो कम हुए हैं, इससे एक तो बिजनेसमैन को ये फायदा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में जब उनकी माशी सरगर्मियां कम है, वो माली लागत उनकी कम हो रही है। यानी अगर किसी ने महीने का मार्कअप 70 लाख देना पड़ता था, तो अब उसको 50 लाख रुपए शायद देना पड़ेगा, क्योंकि 5.25% एक बहुत खतीर परसेंटेज है जो कम हुई है। हुकूमत जी गालिबन इस वक्त यासिर कोई तकनीकी खराबी हुई है जिसकी वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा राब्ता करते हैं। और इकोनॉमी पे अगर बात की जाए तो ये ड्रास्टिक चेंजेस है। हुकूमत या स्टेट बैंक जो कि एक रेगुलेटर है, जिसकी एक बड़ी इंडिपेंडेंट हैसियत है, मेरा ख्याल है राब्ता दोबारा बहाल हो गया है। इख्तियार बेग साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी, इसमें बात ऐड करना चाहूंगा। जी आप बात जारी रखिए। जी, कि हुकूमत को 330 अरब रुपए की 1% मार्कअप कम करने से ट्रेजरी बिल और दूसरे जो लोन है उसपे वो जो सूद देती है बैंकों को, वो कम देना पड़ेगा। यानी 300 अरब रुपए आपके एक रात में हुकूमत के बच गए। ये वो मार्कअप है जो वो ट्रेजरी बिल्स पे और दूसरे जो वो लोन ले रही है बैंकों से हायर मार्कअप की शक्ल में देना पड़ रहा है। तो आप ये लगाएं 1% का 3% है, ये 300 अरब है, तो 5% का तकरीबन हमारा हो गया है, आप लगा लें 1500 अरब रुपए। ये 1500 अरब रुपए वो रकम है जो आप सोशल वेलफेयर के लिए खर्च कर सकते हैं। ये रकम वो है कि जो आप कोरोना वायरस के लिए जो आपने मेजर्स लिए हैं, रिलीफ मेजर्स, उसमें खर्च कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही टाइमली गुड डिसीजन, हुकूमत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि एक जुमला कह के बात खत्म करूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी आप इसमें मजीद, क्योंकि मैंने अपने तमाम अखबारात में जो दिया था 2% कमी की का मुतवक्के था कि 2% कमी होगी, तो इसमें अभी भी गुंजाइश है 2-3% की, ये मजीद कम हो सकता है। देखिए आपकी डिमांड थी कि इसको 6-7 पे लेके आया जाए, तो अगर ये 8 पे आ गया तो मेरा ख्याल है अब काफी हद तक जो है वो
जो एक डिमांड थी, ये एक्सपेक्टेशंस थी, उसको मीट करता हुआ नजर आता है। उसमें आप सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मिर्जा इख्तियार बेग साहब की से ही मेरा सवाल है, उसके बाद फिर दोबारा हम इक़्तिदार अनवर साहब की जानिब जाएंगे। मिर्जा साहब, ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि मसाइल सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर पर मजदूर तबके को, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चलती थी तो यकीनन फिर वो अपने रोज़गार तक नहीं पहुँच सकते थे, अपनी फैक्ट्रीज तक नहीं पहुँच सकते थे। अब जब ट्रांसपोर्ट को खोलने की बात हो रही है तो फिर आप क्या समझते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बहाल होना चाहिए या फिर इसमें अभी हमें कुछ वक्त दरकार होगा? अभी सिंध में तो नहीं हुई। एक खतरा तो सिर्फ ये है कि एक सूबे के अगर कोई इंस्पेक्शंस हैं तो वो दूसरे सूबे में ऑफिशियली दाखिल हो जाएंगे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक बात आपको बतलाऊं, हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ खाम माल अप कंट्री से आता है जी। यान जो है फैसलाबाद से आता है। अब वो कराची में जो कपड़े की इंडस्ट्री है उसका यान अगर नहीं आ रहा है, जिसको खाम माल कहते हैं, तो मैं आगे कपड़ा और बेडशीट्स और गारमेंट्स कैसे बनाऊं? इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इख्तियार बेग साहब, ये जो गुड ट्रांसपोर्ट है जी, सॉरी टू कट यू इख्तियार बेग साहब, ये जो गुड ट्रांसपोर्ट है ये तो कभी भी बात नहीं हुई। ये तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। जो उस्मान ने भी आपसे सवाल किया, गुड ट्रांसपोर्ट को तो कभी नहीं मना किया गया कि आप एक सूबे से दूसरे सूबे में ना लेके जाएं। देखिए, ईद का मौका है, लोगों को आना जाना बट नेचुरल है, अपने प्यारों से वो मिलते हैं, साल से मिलते हैं, उनके तकाजे हैं, ये सोशल ये तकाजे हैं। इसलिए फ्लाइटें बंद थी, फ्लाइटें भी खुली हैं। अब पहली फ्लाइट आज है, हमें ये देखना है कि वो क्या मेजर ले रहे हैं कि जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग को कंट्रोल कर सकेंगे। अभी तक मुझे अंदाजा नहीं है कैसे करेंगे, लेकिन उनका दावा है कि हमने मेजर्स लिए हैं। इसी तरह तीन ट्रांसपोर्ट को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमें एहतियात जरूर करनी होगी, नहीं तो फिर एक इनफ्लो हो जाएगा और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बड़ी नाजुक चीज है, डबल एज है, इसमें जरूरत भी है, वक्त की तकाजा भी है, लेकिन साथ साथ एक दरवाजे को नहीं खोलना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्विकली हमें इक़्तिदार साहब के पास जाना है। इक़्तिदार साहब फरमाइएगा, दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने तो कह दिया कि हम इसको ओपन करेंगे और उसकी रीजंस हैं, जैसे उस्मा ने भी कहा कि मजबूरी है लोगों ने ट्रैवल करना है, और किसी मजदूर ने अगर पहुंचना है, उसके पास अपनी व्हीकल तो है, होती नहीं है, तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेके पहुंचना होता है। ये मजबूरियां हैं जो जिसका वफाकी हुकूमत को भी इदराक है और इन दो सूबाई हुकूमतों को भी इदराक है। अब जिनकी रिजर्वेशन हैं, जैसे सिंध है या बलोचिस्तान है, वो रिजर्वेशन क्या हो सकती हैं, ये क्या हैं? कुछ तो सामने आती है बात की जी, सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं रखी जाएगी और अगर हम छोड़ देंगे एक ट्रांसपोर्टर के ऊपर कि वो इंश्योर करे सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो तो कभी भी नहीं करेगा, मुश्किल फैसला, क्योंकि वो तो अपना पैसा मैक्सिमम करने के चक्कर में होगा कि भाई 2 महीने जो मैंने बैठ के घर गुजारे हैं, तो अब टाइम है उसको पूरा करने का। तो क्या क्या खदशात हो सकते हैं और इन खदशात को दूर कैसे किया जा सकता है? और डिस्ट्रिक्ट जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का है, डीसी का लेवल है, एसी का लेवल है, वो अब उस पर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है सारे मामले में? देखिए जनाब, जिस तरह आप जानते होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने तो ये खोल दिया है, लेकिन अभी तक सिंध 18 मई से अभी नहीं खोली, 18 मई पाया। हम फील्ड जर्नलिस्ट हैं, कल रात से ही सिंध हुकूमत से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जनाब, जब 17 मार्च को सिंध ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया, तो यहाँ बहुत सारे वो लोग जो परदेश से आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो आउट ऑफ कराची होते हैं, बहुत सारे आला हुनर के काम कर रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बहुत सारी बेकरियों में, बहुत सारे शादी हालों में और बहुत सारी ऐसी जगह कि जहाँ पे उनका काम करना बनता था, वो यहाँ काम करते थे। वो सब लोग अचानक अपने अपने घरों में चले गए। खुद मेरा एक कुलीग था जो कि बक्कर चला गया और आज 2 महीने हो गए, वो वहां से वापस नहीं आ पा रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि वो जो कराची जब चलता है तो आपको पता है पूरा पाकिस्तान चलता है। अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो उन कारीगरों की वजह से यहाँ पर नहीं हो पा रही, उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि 2 महीने हो गए हैं, माना कि कोरोना है और माना कि इस बात में भी है कि अब विफाक और सूबे अच्छी तरीके से इस मेजर्स को डील कर रहे हैं। खासतौर पर मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी इस बात की तस्दीक करेंगे, जब फैक्ट्री में कोई मुलाजिम आता है तो उसका बुखार चेक किया जाता है, उसे मास्क पहना रहे हैं, उसे ग्लव्स पहना रहे हैं। लेकिन देखिए ना, अगर अभी भी सारे सूबों की ट्रांसपोर्ट एक साथ चलती तो शायद लालच का फैक्टर थोड़ा सा कम होता। सिंध ने यही फैसला शायद 2 रोज बाद करना है, मंगल या बुध को। अब जब लोगों के पास सिर्फ 2 ही दिन रह जाएंगे जाने के लिए और बसें होंगी 10 और जाने वाले होंगे 10,000, तो यकीनन एक लालच का फैक्टर भी आएगा, किराए बढ़ने का फैक्टर भी आएगा।
वही हम बात करते हैं कि देखिए जनाब, जो फैसले आप एनसीसी में बैठ के या एनसीओसी में बैठ के करते हैं, उस पर फौरी तौर पर अमल कराइए। फिर ये ना कीजिए कि आके मैं अपनी काबीना से पूछूंगा या उससे आके बात करूंगा, तो उससे क्या होता है कि लोगों में जो ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों से नहीं मिले, बच्चों की भी आपने छुट्टियां कर दी, अब बच्चे कह रहे जनाब दादी दादा के पास चलो या नानी नाना के पास चलो, ट्रांसपोर्ट बंद थी, अब ट्रांसपोर्ट खुलेगी, तो फैमिलीज ने प्रोग्राम बनाया कि जनाब वो अपने अपने घरों में जाके, अपने अपने आबाई घरों में जाके ईद मनाएंगे। और जो लोग वहां फंसे हैं 2 महीने से, यकीनन उनके पास भी पैसे खत्म हो गए होंगे, चीजें खत्म हो गई होंगी, वो चाहते हैं कि वो कराची पहुंच के, आपको पता है कराची पूरे, अगर हम कहें कि बेरोजगारों की माँ है या हुनरमंदों की माँ है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जब वो लोग यहाँ आने वालों का भी रश होगा और जाने वालों का भी रश होगा। अब देखना एक मजाक होगा, एक बंदा पेशावर से चलेगा, उसे आप आगे सादकाबाद पे रोक देंगे, कहेंगे जनाब सिंध ने ट्रैफिक नहीं चलाई, फिर एक नया निजाम जो है वो शुरू हो जाएगा। इस तरह ट्रेनें बंद हैं, इस तरह फ्लाइटों पर भी सिंध हुकूमत को एतराज है। तो बात सारी है कि देखिए, तो आप ये कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन मुमकिन नहीं है कि सिंध और बलूचिस्तान इसको बंद रख सके, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री ओपन होगा तो यकीनन ये काफी हद तक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उन्हें इसे ओपन करना पड़ेगा, विद एसओपीज ओपन करना पड़ेगा और विद कंट्रोल्स ओपन करना पड़ेगा। दिस इज योर पॉइंट? जी देखिए, एसओपीस बिल्कुल लगा के ओपन करना पड़ेगा। एक बंदा गिलगित बल्तिस्तान में रहता है और वो कहे जनाब मैं कराची जा रहा हूँ, उसको सादकाबाद पे रोक देंगे? कैसे रोक लेंगे उसको आप, और कितने लोगों को रोक लेंगे? बिलाखिर आपको ये काम करना होगा। हाँ, आप 2 दिन तक सादकाबाद के मकाम पे लोगों का प्रेशर जमा कर लेंगे, 10-20 हजार लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद भी तो ये इकदाम करना होगा ना। तो सूबों के साथ ही ये इकदाम कीजिए, क्योंकि ये फैसला देखें, मेरे साहब भी बैठे में, जब आपने फैक्ट्रियां खोली तो कराची से खैबर तक खोल दी कि यार पूरी कंस्ट्रक्शन सनत खोल दो, ताकि लोगों में अब आपने सनत तो खोल दी, लेकिन जो उसके मजदूर थे जो मुख्तलिफ अपने गांव में या इधर उधर चले गए थे, उनका आना भी तो बहुत जरूरी है ना। जब वो आएंगे तो आगे यहाँ पर काम शुरू होगा। बिल्कुल। एक और बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय दें। हम एक कौम बनकर कोरोना के खिलाफ लड़ने की तो बात करते हैं, लेकिन हमें जो अपनी सियासी जमातें हैं, खासतौर पर हुकूमत और अपोजिशन, वो एक पेज पर नजर क्यों नहीं आती? इसकी क्या वजह है? क्योंकि अपोजिशन की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, सेनेट का इजलास बुलाया जाए। जब इजलास बुला लिए गए तो उसके बाद फिर तनकीद बराए तनकीद, और हमने देखा है ही नहीं है। बिल्कुल, और अपोजिशन लीडर जिनकी जानिब से इजलास बुलाया गया था वो बिल्कुल गायब हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक मुतफक्का लाहे अमल जो है वो कैसे बन सकता है, जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत महसूस हो रही है? अच्छा, लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे मुश्किल हालात के अंदर जब वाकई कौम को एक कौम बनने की जरूरत है, कराची से लेके खैबर तक और कोयटा से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, जब लोगों को जरूरत है इस बात की कि हम सब एक पेज पे ना, हम कैसे अपने अमल से, बात सारी ये है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन कब फैलता है। आप पूछिए मिर्जा साहब से कि जब पंजाब में इंडस्ट्री खोल दी, जब केपीके में इंडस्ट्री खुल गई, तो कितना प्रेशर था इन पे, इनके मजदूरों का, इनके यूनियन का, इनके लोगों का, रोजाना इनके घरों में आते होंगे। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि आप 2 दिन तक अफरा-तफरी पैदा कर देते हैं, फिर वही काम करते हैं जो कि वफाक ने किया होता है। तो इस टाइम मेरी भी दरख्वास्त है, यकीन मेरे सभी दरख्वास्त करेंगे कि भाई वादानियत के लिए जो फैसले हैं मुल्क की, वो बहुत जरूरत है। हमने एक कौम बन के इसका मुकाबला करना है। अच्छा, इकरार साहब, यहाँ पर सवाल मेरा कुछ इस तरह से है, इसको भी ले लीजिएगा कि हुकूमत तो अपने तौर पर जो कुछ हो रहा है वो कर रही है, ऑपोजिशन का किरदार किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जब इजलास नहीं बुलाए गए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही थी, बहुत सारी तजावीज़ भी सामने आ रही थी, लेकिन जब इजलास हुआ तो फिर पैरेलल प्लान जो कि हुकूमत की जानिब से मांगा गया कि भाई अगर हमारा प्लान ठीक नहीं है कोरोना से निपटने के लिए तो आप अपनी तजावीज़ दें, वो तजावीज़ देने में ऑपोजिशन क्यों ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सवाल है कि इजलास इतने दिन चलता रहा, तकरीर होती रही, तनकीद के निश्तर बरसाए जाते रहे, क्या इजलास नतीजा खेद साबित हुआ या नहीं हुआ? कौम तो इस चीज को देख रही थी कि इससे क्या यानी एनसीओसी ने एक डिसीजन लिया, क्या उससे हटकर कोई डिसीजन, कोई बेहतर चीज आ सकती है सामने? क्या ऐसा कोई तासुर मिला हमें? जी देखिए, मैं इस बात के लिए तो फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया था ना, मैं उससे बड़ा मुत्तफिक हूँ। मेरे दिल की बात उन्होंने कही कि यार अगर अपोजिशन ने ऐसी ही तकरीरें करनी थी तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना काफी थी। मुख्तलिफ शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, उसकी कवरेज भी कर देते और यकीनन वो चल भी जाता। लेकिन बात सारी ये कि देखें, बातें करना बहुत आसान है। हर दौर में प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ है कि जो भी अपोजिशन में जमात होती है वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना चाहती है। आज अगर आप इनके किसी नुमाइंदे को शामिल कर लें, साथ लेके चले, तो वो भी तैयार नहीं होते उस बात के लिए, कहते हैं हम अपने अफसरान से पूछ के बताएंगे। यहाँ मेरे साथ बैठे उनसे पूछिए कि जो अपोजिशन जब
ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं कि जनाब ऐसा नहीं है, लेकिन हुकूमतों में होते हैं तो वही काम करते हैं जो कि आज की हुकूमत कर रही है। कोई और प्लान नहीं हो सकता। एनसीओसी हमारी सबसे बड़ा फोरम था, उसमें आप जाते थे, तमाम लोगों की वजीर सेहत सूबों के और तमाम तो सारी पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही है। नून की अगर हुकूमत नहीं है तो उसमें इख्तियार साहब, मैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब को इन्वॉल्व करूंगा। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बजट की आमद है और इस पर जो मुशीर खजाना है उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि जो FBR ने टैक्सेस का एक प्रपोजल बनाया था तो हमने उससे एग्री नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि कम टैक्सेस हो, लोगों पे बोझ कम पड़े। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट, दिस इज आवर विजन, जिसके तहत हमने आगे चलना है। बतौर बिजनेसमैन आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बजट किस तरह का होना चाहिए कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए? और यकीनन हुकूमत ये भी नहीं कर सकती कि अपना रेवेन्यू बिल्कुल ख़त्म कर दे, क्योंकि निज़ाम हुकूमत भी चलाना है, एक सपोर्ट सिस्टम भी लेकर चलना है। सिचुएशन चैलेंजिंग है। बतौर बिजनेसमैन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बजट से कि क्या होना चाहिए? देखिए, जो बजट आ रहा है उसको हफीज शेख साहब ने खुद कोरोना बजट कहा है। कोरोना बजट के माने ये हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें बजट में मेजर्स जो आप देखेंगे वो बजट में कोरोना के जहन में रखते हुए और उसकी सिचुएशन पेंडेमिक के सामने रखते हुए डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन दो बातें मैं बड़े वाज़ेह कर, एक वो ये है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी पे इजाफी टैक्सेस लगाने की कोशिश की गई, अगर 900 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है इस साल का क्लोजिंग का, वो कोशिश की गई कि इजाफी टैक्सेस से, वेल्थ टैक्स से और किसी और इस तरह के, तो हमारी सनत बैठ जाएगी, क्योंकि लंगड़ा के छुट्टी हुई है सनत, सहारा पकड़ के बड़ा मुश्किल से वो खड़ा रहने की कोशिश कर रही है। लोगों को जॉब दे या एक्सपोर्ट ऑर्डर केटर करें, रेवेन्यू भी दे रहे हैं, वक्त पर सेल टैक्स भी जमा करा रहे हैं, यूटिलिटीज की पेमेंटिंग भी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर मजीद बोझ डालना सुसाइडल होगा। मैं बड़ा वाज़ेह बात करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हुकूमत की जो कोरोना के मुतालिक जरूरत पड़ी है उसमें बिजनेस कमेटियों की हेल्प कर रही है। हमने प्राइम मिनिस्टर के फंड्स में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी 2 करोड़ रुपए और दूसरी जगहों से भी हमने ऐलानात करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल आउट ओवरसीज पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। और हमें ये भी देखने में आ रहा है कि हुकूमत भी बिजनेस कमेटी के ऊपर, एक्सपोर्टर्स के ऊपर उन फंड्स में से खर्च कर रही है। ऐसा प्रोग्राम के तहत डेली वेजर्स के लोन जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है 3% पे हम उनका खैर मकदम करते हैं। लेकिन इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी इस पोजीशन में नहीं है। आप एक शोबे को खड़ा करने के लिए अभी तामीराती शोबे, अच्छा, आप थोड़ा सा कैटेगोरिकल हो जाए, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं कि किन किन मद में जो टैक्स लगाए गए हैं उनमें कमी की जाए ताकि बिजनेसमैन को जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके हवाले से फ़ायदा हो सके और उसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी है। क्योंकि अल्टीमेटली जब SPP डिस्काउंट रेट कम हो रहा है तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं तो इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा। तो व्हाट्स योर पॉइंट के स्पेसिफिक होकर ज़रा बताइए कि क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं कैटेगोरिकली हुकूमत की जानिब से इस बजट में? देखिए, एक सबसे खूबसूरत चीज जो हुकूमत कर सकती है वो ये है कि 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को 0 रेटेड सेल टैक्स की फैसिलिटी पिछले बजट तक हासिल थी। पिछले बजट में उन्होंने 0 रेटेड सेल टैक्स की वो फैसिलिटी खत्म कर दी है। आप एक्सपोर्टर को भी 17% टैक्स देना पड़ता है जब वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें रिफंड क्लेम करने की इजाजत है इस पैसे को, और रिफंड क्लेमों में सालों लग जाते हैं। अभी भी हालांकि मेरी नौशीन अमजद साहिबा से बात हो रही थी, शी has introduced faster system, excellent system, उस ट्रांसपेरेंट तरीके से उससे पेमेंट तेजी से हुई है। लेकिन जो डेफर्ड पेमेंट हो रही है वो अब फील्ड को दी गई है, वो रूलिंग दूर करने के लिए वहां से वो फिर घूम गई है और पेमेंटें लोगों को नहीं हो रही। तो पहली चीज तो इस बजट में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो 5 एक्सपोर्ट सेक्टर पे 0 रेटेड सेल टैक्स की जो सहूलत थी वो बहाल कर दें और ना सेल टैक्स ले ना सेल टैक्स रिफंड के लिए धक्के वो खाएं। ये कम से कम 3-4 साल के लिए कर दें कि एक्सपोर्टर अपने ऑर्डर को केटर कर सके। हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हमारे एक्सपोर्ट की पेमेंटें भी वक्त पे नहीं आ रही है, कुछ ऑर्डर होल्ड ऑन भी हुए हैं
हम सैलरी भी दें, यूटिलिटीज भी दें और सेल टैक्स एडवांस में दे के 17%, फिर हम 2 साल 3 साल उसको रिफंड के लिए पीछे। पहली आपके चैनल से मेरी रिक्वेस्ट, और ये मैंने लिख के भी दिया हफीज शेख साहब को, नौशीन अमजद साहिबा जो चेयरमैन FBR, उनसे भी मेरी बात हुई है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो मुलाकात की थी हफीज शेख साहब से, उसने ये कहा है। तो एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो एक आइडिया दिया गया था वेल टैक्स का कि जी हम वन टाइम कोरोना वेल टैक्स लगा देते हैं, खुदा के वास्ते पे वेल टैक्स एक फेल्ड मॉडल है। दुनिया ने, पूरी दुनिया ने वेल टैक्स खत्म कर दिया। इंडिया ने 2016 में कर दिया था, हमने जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज की हुकूमत में खत्म कर दिया था। अब आप उस टैक्स को दोबारा कोरोना वेल टैक्स के नाम से, जो भी नाम से लाना चाह रहे हैं, खुदकुशी होगी। इससे नई सरमायाकारी बिल्कुल नहीं होगी, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, अब्रॉड हो जाएगा। आप वेल टैक्स को दुनिया ने डिस्कार्ड कर दिया है। वो ये टैक्स है भाई, वो असासे जो डिक्लेयर है उन पे हमने टैक्सेस पे कर दिए, उनकी जो इनकम है उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, एमनेस्टी में भी वो सब डिक्लेयर करके पेनल्टी दे के आप वेल टैक्स की शक्ल में बदला देते हैं। अब वो डिक्लेयर टैक्स अदाशुदा असासों के ऊपर कोरोना वेल टैक्स के नाम से अगर आपको टैक्स लेना चाहते हैं तो ये हमारी सनत के लिए डिजास्टर होगा। हमारे मुल्क में 2 ज्यादतियां हुई थी, एक नेशनलाइजेशन की हुई थी PPP के दौर में, उसके बाद सनत नहीं लगी। दूसरी फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट हुआ था, उसके बाद लोग बाहर से पैसे नहीं लाए हैं। जी बिल्कुल, यही सवाल लेकर हम जाएंगे मिर्जा इख्तियार बेग साहब, इक़्तिदार अनवर की जानिब भी। इक़्तिदार साहब, मौजूदा जो बजट आने वाला है इसको कोरोना के हवाले से बहुत ही अहमियत दी जा रही है। आम आदमी के हवाले से इस बजट को किस तरह से देखते हैं आप, खासतौर पर जो तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ इकदाम करने की जरूरत है? और दूसरा ये भी बताएगा कि जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक, हम चाइना की एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने बहुत ही कामयाबी से इस वायरस को शिकस्त दी है, लेकिन जैसे ही लोगों का कुछ कैजुअल एटीट्यूड सामने आया, उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से वहां पर केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। हमारी हिकमत अमली जो है वो अभी की हद तक अगर हम देखें तो कुछ हद तक कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि केसेस उतनी हद तक नहीं बढ़े जितनी हद तक उम्मीद की जा रही थी। आगे क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आम आदमी को इस बार बहुत उम्मीदें हैं कि वफाकी हुकूमत जो है उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटेट जरूर करेगी। उनका पता है पिछले 2 माह से बिल्कुल चीजें बंद हैं, और वफाक ने शायद किया भी एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोगों को 12,000 रुपए मिले भी हैं और वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ आप ये बात भी याद रखें कि अमेरिका में और कनाडा में उन्होंने हजारों डॉलर अकाउंट में शिफ्ट करे, लेकिन उसके बाद भी जब वो पैसे खत्म होते हैं तो जो लोग हैं वो सड़कों पर आए और उनके वायलेशन की, तो वहां पे अब कानून साजी भी उस हवाले से की जा रही है। मैं खास तौर पर सुबह सिंह की स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ। देखें, 17 मार्च बल्कि 26 फरवरी से ये शुरू हुआ है ये सारा सिलसिला, और आज टिल डेटेड 15 मई हो गई आज। तो आप सूरत हाल देखिए कि अभी तक किसी भी शख्स को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। अगर आप रिलीफ दिए बगैर लोगों को घरों में बिठा नहीं सकते। एक उम्मीद थी जनाब कि वो कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, उस ऑर्डिनेंस में जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया, वो जो बिजली और गैस जो थी वो तो उनकी जुडिस्डिक्शन थी ही नहीं, जो उन्होंने माफ कर दिया था। तो जाहिर बात है वो ऑर्डिनेंस से वो चीज निकल गई। अब ऑर्डिनेंस में सिर्फ जुर्माने और जुर्माने। तो बात सूरत हाल ये है कि जब तक आप लोगों को डराते रहेंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग डरना छोड़ देंगे, और शायद सिंध में ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन अब जो कराची का ताजिर है, जो कराची का एक आम मजदूर है, जो सफेद पोश तबका है, खुद मिर्जा साहब भी बैठे हैं, इनको पता होगा, इनके बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने कहा जी हम फैक्ट्री बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 महीने का जो इनका एक शॉर्टफॉल आ गया है, बड़ा ठीक ठाक शॉर्टफॉल में। उसमें ये बात तो ठीक है कि वो नए टैक्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन साथ साथ जिस तरह मैंने बताया सूरत हाल ये कि एक आम आदमी भी तो बेरोजगार हुआ है। अब उसमें यह है कि ये लोग किसी को फारिग करते हैं, सिंध हुकूमत का एक इंस्पेक्टर आ जाता है, इंस्पेक्टर से निकलते हैं तो एक असिस्टेंट कमिश्नर आ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर से निकलते हैं तो दूसरे लोग आ जाते हैं। तो इनका सवाल भी यही होता है, जनाब आपने हमें क्या दिया है अभी तक? सिंध हुकूमत एक पानी का बिल तो माफ कर सकती है, पानी उसके इख्तियार में, तो कम से कम पानी का बिल ही आम आवाम को भी, इन लोगों को माफ, ताकि लोगों को मालूम चले कि जनाब कुछ तो हमें हमारी। आप ये कहना चाह रहे हैं इक़्तिदार साहब, जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत को सियासत से हटकर इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, अमली इक़दाम करने चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीएम सिंध कुछ और कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ और कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं पीपीज खत्म हो गई हैं, वो कहते हैं पीपीज पूरी हैं। इक़्तिदार अहमद साहब, वक्त कम है, इसलिए आप दोनों मेहमानों से हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अब दोनों मेहमानों ने बहुत इफेक्टिवली बात की है बजट के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर जो हमारे इंसानी रवैये और जो इस वक्त मामला जो है वो अगर सियासत
बराए सियासत खेली जाएगी तो अल्टीमेटली ये नुकसान जो है वो कौम का होगा, पाकिस्तानियों का होगा, और फिर ये फिर नाकाबिले माफ़ी भी इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल, हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो दिन भर इसी तरह से जारी रहेगी। यहाँ वक्त तो एक न्यूज़ ब्रेक का।